नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे आईपीसी, जिसे हम पहले आईपीसी कहते हैं और वर्तमान में कहते हैं बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो ये बताता है कि कौन सा कार्य अपराध है और क्या उसका दंड है। जिसमें पढ़ेंगे हम अध्याय 3 के बारे में, जो हमें साधारण अपवाद के बारे में बताता है। हालांकि साधारण अपवाद के बारे में मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, जिसमें बताया था कि साधारण अपवाद वो होते हैं जो अपराध होने के बावजूद भी अपराध नहीं माने जाते, इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं होता, दंड से छूट मिलती है। जो आज का चैप्टर है वो लॉ के सभी छात्रों के लिए है, और जितने भी दरोगा भर्ती हैं, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वह राजस्थान की हो, एमपी हो, किसी भी स्टेट की जो दरोगा भर्ती है उसमें इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो पढ़ेंगे हम साधारण अपवाद। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि हम बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि साधारण अपवाद जो बीएनएस में धारा 14 से लेकर धारा 44 तक है, और जो पहले की जो आईपीसी थी उसमें धारा 76 यानी 76 से लेकर 106 तक थे। बाकी इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ धाराओं का बदलाव है, धाराओं के नंबर का बदलाव है। जहां पहले 76 में आता था, धारा 14 में है। तो बताएंगे, आज हम पढ़ेंगे 3 धारा 14, 15 और 16। इस पूरे चैप्टर को यानी कि 30 धाराओं को भिन्न भिन्न भागों में पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से यह चैप्टर समझ में आ सके। आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको कैसी वीडियो लगी आप वो बता सकते हैं, या कोई भी सुझाव आप देना चाहें वो आप निसंकोच इस कमेंट में बता सकते हैं। कि बीएनएस की धारा 14 में बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वह विधि द्वारा आबद्ध या फिर अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानते हुए तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य। तो इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब यह है कि अगर मेरे द्वारा कोई कार्य किया गया है तो वह कानून के अनुसार वैध होना चाहिए। दूसरा, तथ्य की भूल के कारण, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसमें 2 टर्म्स आएंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। हमारे कानून में तथ्य की भूल क्षम्य है, यानी कि इसमें कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, क्षमा योग्य है। लेकिन विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है, वो अक्षम्य है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं कोई बाइक चला रहा हूं, मेरे पास ना हेलमेट है, ना डीएल है, ना ही उस गाड़ी के कोई कागजात हैं, और मैं कहूं कि मुझे जानकारी नहीं है कि यह कोई इल्लीगल काम है, तो यह विधि की भूल नहीं मानी जाएगी, आपका चालान होगा। अगर मुझसे कोई कहता है कि तुम मेरे खेत के पास जो खेत है वो मेरा है और उस पर आप कोई पौधा लगा सकते हैं, या फिर कोई पेड़ लगा सकते हैं, या फिर वहाँ खाट वगैरह डाल सकते हैं, या फिर कोई निर्माण हो रहा है उसे आप तोड़ सकते हैं, तो मैंने ये समझा कि ये जो मकान है वो उस फलाने का है, जो मुझे यह अधिकार दे रहा है कि मैं उस पर पौधा लगाऊं या उसे तोड़ूं, यानी कि उसका मकान है, लेकिन असल में वह उसका मकान नहीं हो। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने जो काम किया है वह तथ्य की भूल के कारण किया है, न कि विधि की भूल के कारण। जो गलत काम किया है वो तीसरे ने किया है, मुझे भ्रमित किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने, यानी कि मैंने कोई भी कार्य बिना सावधानी पूर्वक किया हो, बिना जांच पड़ताल के किया हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तथ्य की भूल और विधि की भूल क्या है। तथ्य की भूल यह है कि मुझे जानकारी नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और किसी को गिरफ्तार करने का मुझे आदेश मिला है,
तो वहां पर खड़ा तीसरा आदमी ये कहता है, यानी कि मैं एक रमेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा हूं, और मुझे एक आदमी बताता है कि सामने खड़ा हुआ आदमी रमेश है, जबकि वह रमेश नहीं है, वह सुरेश है। और मैं उसे पकड़कर अदालत में ले जाता हूं, जहां वह साबित कर देता है कि वह सुरेश है, रमेश नहीं है। यहां पर जो मेरे द्वारा किया गया कार्य था वो तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य था, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो यह है धारा 14 में, यानी कि तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य जो विधि के द्वारा आबद्ध हो। धारा 15 में बताया गया है कि न्यायिक कार्य करते समय किए गए कार्य अपराध नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई न्यायाधीश है और उसने कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध में उसे आजीवन कारावास सुना दिया या फिर मृत्युदंड दे दिया, और अगला आदमी ये कहे कि नहीं ये हत्यारा है, तो यहां पर न्यायाधीश हत्यारा नहीं है, उसने वह काम किया है, वह न्यायिक कार्य करते समय काम किया है। तो यही काम है कि न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश के जो कार्य होंगे वह किसी भी उत्तरदायित्व से, किसी जवाबदेही से मुक्त होंगे, इसमें कोई प्रावधान नहीं होगा दंड। न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई करते हुए किसी को आजीवन कारावास सुना दिया और कुछ दिन बाद वह उससे उच्च अदालत में उस आदेश को चुनौती देता है और वहां से अपने आप को निर्दोष साबित कर लेता है और छूट जाता है। तो यहां पर भी ये कहेंगे कि जो पहले का जो न्यायाधीश था जिसने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी उसका भी कोई अपराध नहीं था, भले ही वह निर्दोष साबित हुआ बाद में। लेकिन न्यायाधीश और जो भी न्यायिक अधिकारी होंगे वह इस धारा से तभी मुक्त हो सकते हैं जब वह जो आदेश दे रहे हैं वह उनके न्यायिक क्षेत्र में आता हो। यानी कि मान लें कि कोई न्यायाधीश सिविल मुकदमे में सुनवाई कर रहा है या करता है और उसने किसी आपराधिक मामले में आदेश सुना दिया, तो यह माना नहीं जाएगा। दूसरा कि न्यायाधीश के द्वारा या अन्य प्राधिकारी के द्वारा जो कार्य, जो आदेश दिए गए हैं वो या तो बेईमानी से दिए गए हैं या फिर लापरवाही से दिए गए हैं, यह भी इस धारा के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, यानी कि इसमें छूट नहीं होगी। तीसरा कि उसने जो भी आदेश दिया है, जो भी काम किया है वह जानबूझकर गलत इरादे से किया है, यानी कि उसने गलत इंटेंशन से किया है, गलत आशय से किया है, वो भी इस धारा के अंतर्गत क्षम्य नहीं होंगे। तो हमारी धारा 14 हो गई। 14 में क्या था कि विधि द्वारा आबद्ध या फिर तथ्य की भूल के कारण खुद को विधि द्वारा आबद्ध ये मानता हो उसको द्वारा किए गए कार्य अपराध नहीं होगा। दूसरा, न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश और अन्य न्यायिक प्राधिकारी के जो कार्य होंगे वह भी अपराध नहीं माने जाएंगे। तीसरी धारा है धारा 16, जिसमें कहा गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है अगर वह न्यायालय के आदेश पर या न्यायाधीश के आदेश पर उसके पालन के अनुक्रम में किया गया कार्य हो। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर किसी न्यायाधीश ने किसी पुलिस अधिकारी को वारंट दिया कि फलाने आदमी को आपको गिरफ्तार करना है और न्यायालय में लेकर आना है, और वह उस आदमी को गिरफ्तार करके न्यायालय में ले आया, तो यहां पर उस अधिकारी का कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि उसने वही काम किया है जो कि न्यायिक अधिकारी ने उसको काम करने का कोई आदेश दिया है। कि यह तभी संरक्षित माना जाएगा जब जो न्यायिक आदेश है वह आदेश उसके उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता हो। यानी कि कह सकते हैं कि वह जो न्यायाधीश है वह है सिविल मैटर का सुनने वाला और उसने गैर जमानती वारंट करवा दिया, तो यह नहीं माना जाएगा और इस धारा के अंतर्गत वह क्षम्य नहीं होगा। हाँ, जो आपराधिक न्यायालय होगा, जो आपराधिक न्यायाधीश होगा और उसी मामले को सुन रहा होगा और उसके द्वारा गैर जमानती वारंट दिया जा रहा है, तब इस धारा के
अंतर्गत वह सही माना जाएगा, वैध माना जाएगा, उसका बचाव माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत शर्तें ये हैं, यह आदेश वैध होना चाहिए, यानी कि आदेश देने वाला अधिकारी उस क्षेत्र अधिकार में आता हो। दूसरा, जो आदेश का पालन करने वाला है उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूं वो कानून के अनुसार वैध है या नहीं। यानी कि किसी न्यायाधीश ने किसी पुलिस अधिकारी को गोली मारने का आदेश दे दिया हो, तो यहां पर कोई पुलिस अधिकारी किसी आदमी को गोली नहीं मारेगा, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि कोई भी न्यायाधीश इस तरह का आदेश नहीं दे सकता। तो हमने धारा 15 पढ़ी और धारा 16 पढ़ी। अब कोई ये पूछता है कि दोनों धाराएं एक सी लग रही हैं सुनने में, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें अंतर यह है कि धारा 15 में न्यायाधीश के कार्य थे और धारा 16 में न्यायाधीश के आदेश पर उसके पालन में, उसके अनुक्रम में किए गए कार्य हैं। यह उसका अंतर है। धारा 15 में जो आदेश दे रहा है वो खुद न्यायाधीश दे रहा है और न्यायिक कार्य करते हुए दे रहा है, लेकिन 16 में न्यायालय के आदेश पर उसके पालन में कोई पुलिस अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी जिसे न्यायालय अपॉइंट करे, जिसे कोई शक्ति प्रदान करे, जिसे काम करना है, वह कार्य उसके द्वारा किया जाता है, तो यह धारा 16 में माना जाएगा। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 14, 15 और 16 यानी कि साधारण अपवाद के बारे में। जहां तक मैं समझता हूं आप तीनों धाराओं को आसानी से समझ गए होंगे और इसी तरह आगे भी सरल शब्दों में, आसान भाषा में मैं इस अधिनियम को समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपसे अनुरोध ये है कि अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं कोई भी, और साथ ही कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें काम करने में मोटिवेशन मिलता रहे, प्रेरणा मिलती रहे और आगे भी इसी तरह हम मेहनत करके लाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।